एमवी दाली एक सिंगापुर का कंटेनर शिप एक रूटीन वॉयज पे निकला। तारीख थी 26 मार्च 2024। ये शिप बाल्टीमोर पोर्ट से चला था और इसका कार्गो दूर देशों के लिए था। चेसापीक बे में शिप के व्हाइट हल पे सूरज चमक रहा था। क्रू अलग अलग देशों के लोग अपने काम में लगे थे। इंजन की आवाज शिप की पावर का एहसास दिला रही थी। उन्हें क्या पता था कि ये आम दिन जल्द ही कैओस में बदल जाएगा और डाली का नाम हमेशा के लिए मैरीटाइम हिस्ट्री में दर्ज हो जाएगा। फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज चेसापीक बे पे बना एक स्टील का ब्रिज अमेरिकन इंजीनियरिंग का सिंबल था। इसके आर्चेस पे गाड़ियों की लाइन लगी रहती थी जो कम्युनिटीज को कनेक्ट करता था और बिजनेस को बढ़ावा देता था। उस दिन जैसे ही डाली बे में आगे बढ़ा, अचानक पावर चली गई। इंजन, शिप का दिल बंद हो गया। डाली अब करंट्स के सहारे हेल्पलेसली ब्रिज की तरफ बहने लगा। जब टक्कर हुई तो बहुत बुरी आवाज आई। डाली का बॉव ब्रिज के सपोर्ट स्ट्रक्चर से टकराया। ब्रिज का एक हिस्सा फोर्स को सहन ना कर पाया और पानी में गिर गया। ब्रिज पे 6 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, जिनका दिन का काम खत्म होने वाला था, रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिला। वो कंक्रीट और स्टील के मलबे में बह गए। चेसापीक का पानी, जो पहले शांत था, अब मलबे से भरा हुआ था। इस ट्रेजेडी के बाद जैसे ही दुनिया डिजास्टर के बारे में जानने लगी, शिप के ओनर और मैनेजर ने अपने इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जल्दी से काम किया। उन्होंने लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटी एक्ट ऑफ 1851 के तहत पिटीशन फाइल की, जो एक मैरीटाइम लॉ है जो शिप ओनर्स को बड़े फाइनेंशियल क्लेम्स से बचाता है। अपनी लायबिलिटी लिमिट करके वो अपने फाइनेंशियल लॉस को शिप और कार्गो की वैल्यू तक सीमित करना चाहते थे। ये लीगल मूव मैरीटाइम लॉ में कॉमन है, लेकिन इससे मरने वाले वर्कर्स की फैमिलीज और जिनकी लाइफ इस इंसिडेंट से बदल गई, उनमें गुस्सा भड़क गया। जहां कोर्ट्स में लीगल बैटल्स चल रही थी, डाली का क्रू लीगल और इन्वेस्टिगेशन के जाल में फंस गया। हालांकि वो टक्कर से माइनर इंजरीज के साथ बच गए थे, लेकिन उनकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। उनके पासपोर्ट्स ले लिए गए, उनकी मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट कर दी गई। वो एक ट्रेजेडी के विटनेस थे और डिजास्टर के कारणों को समझने के लिए उनकी टेस्टिमनी इंपॉर्टेंट थी। हफ्ते महीनों में बदल गए। वो अपने घर वापस जाने के इंतजार में थे। हर दिन के साथ उनकी उम्मीदें कम होती जा रही थी। आखिरकार लंबी लीगल प्रोसीडिंग्स और डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस के बाद क्रू को अपने देश वापस जाने की परमिशन मिली। डाली का कार्गो दुनिया भर के मार्केट्स के लिए अलग अलग गुड्स से भरा हुआ था। डिजास्टर का एक और शिकार बन गया। कंटेनर्स कुछ टक्कर में टूटे और पिचके हुए टूटे हुए शिप पे पड़े थे। उनका सामान इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर पेरिशेबल गुड्स तक लीगल लिम्बो में फंस गया। जनरल एवरेज का डिक्लेरेशन, एक मैरीटाइम प्रिंसिपल जिसमें कार्गो ओनर्स को सैल्वेज कॉस्ट शेयर करने होते हैं, ने और कम्प्लेक्सिटी पैदा कर दी। कार्गो ओनर्स को अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस और डिलेज का सामना करना पड़ा। उनका सामान मैरीटाइम लॉ की कम्प्लेक्सिटीज में फंस गया। एमवी दाली, जो कभी ग्लोबल ट्रेड का सिंबल था, अब एक वर्जीनिया शिपयार्ड में पड़ा था। इसका फ्यूचर अनसर्टेन था। ये शिप, जिसका बॉव टक्कर की निशानी था, अपने फेट का इंतजार कर रहा था। इंजीनियर्स और नेवल आर्किटेक्ट्स शिप की डैमेज चेक कर रहे थे, रिपेयर्स का कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे थे। सवाल यह था, क्या डाली को रिपेयर किया जा सकता है या इसे स्क्रैप में भेज दिया जाएगा? एमवी दाली की फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज से टक्कर ने चेसापीक बे के बाहर भी शॉक वेव्स भेजी। इसने एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमजोरी को दिखाया, ऐसे टाइम में जब दुनिया के वाटरवेज में बड़े बड़े शिप्स चल रहे हैं। इस इंसिडेंट ने मैरीटाइम रेगुलेशंस, पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रेशर और पोर्ट और वाटरवे मॉडर्नाइजेशन में कम इन्वेस्टमेंट के कॉन्सिक्वेंसेस पर डिबेट्स शुरू कर दी। इस डिजास्टर के ह्यूमन कॉस्ट ने स्टेक्स की याद दिलाई। एमवी दाली डिजास्टर मैरीटाइम हिस्ट्री में एक कॉशनरी टेल है। ये मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट, स्ट्रॉन्ग सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और ऐसी ट्रेजेडीज से लेसन सीखने की जरूरत पर जोर देता है। जैसे जैसे शिपिंग इंडस्ट्री बदल रही है, वैसे वैसे ऐसे कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स को रोकने के लिए सिस्टम्स और सेफगार्ड्स भी बदलने चाहिए। एमवी दाली मरने वाले वर्कर्स और टूटे हुए ब्रिज की याद कंप्लेसेंसी की कीमत की याद दिलाती है।